आइए आज सुनते हैं धरती का धनी यानी फणीश्वरनाथ रेणु की एक अन्य प्रसिद्ध कहानी आज़ाद परिंदे। जब बग्गी गाड़ी के कोचवान को मालूम हुआ कि पीछे पाँवदान पर कोई शैतान लौंडा लटका हुआ है तो उसने चाबुक फटकार कर एक गाली दी पीछे की ओर, उतर हरामी का पिल्ला। हरबोलवा हंसकर उतर गया और पास वाली गली में घुसने से पहले उसने एक हवाई गाली फेंकी, साले खनगिन का खसम। हरबोला ने यह गाली 2 दिन ही पहले सीखी है। ठेला वाले भुजंगी और भाजी वाले हलमान में कजिया शुरू हुआ। भुजंगी ने हलमान को बहन की गाली दी। हलमान उसकी छाती पर चढ़ बैठा। बोल साले खनगिन का खसम। इस गाली में बहुत दिन के बाद आया है हरबोलवा। इस गली में एक स्कूल है, छोटी छोटी लड़कियां पढ़ती हैं। नहीं, स्कूल के चपरासी ने उसी दिन अच्छी तरह पहचान लिया था हरबोलवा को। साले तुमको पहचानते हैं, तू ही ना उस दिन मेरी बकरी को पकड़कर दूर रहा था। सब्जी बाग की कसाई गली में रहता है ना साले, यहाँ क्या करने आया है? हरबोलवा ने हिम्मत बांध कर जवाब दिया, ए गाली काहे देते हैं, हम यहाँ गली में खड़े हैं, किसी का कुछ लेते हैं। साले मुंह लगता है फिर नाक की हड्डी तोड़ दूंगा मारे झापड़ के। साला यहाँ नाली में बेबी लोग 3 मिनट करती है और तू देखता है, भागो साले। उस दिन हरबोलवा ने अपने यार फरजन से कहा था, ए 3 मिनट का माने जानता है फरजनवा। फरजन के मामू ने उस दिन फरजन को सजा दी थी, सुबह का नाश्ता बंद कर दिया था। हरबोलवा उसके लटके हुए मुंह को देखकर समझ गया था। यार को दिलासा देने के लिए उसने कहा था, अरे तेरा एक ही दिन नाश्ता बंद हुआ और इसी से तो हिम्मत हार गया। मेरा तो कभी कभी दिन भर का खाना गोल कर दिया जाता है, ऊपर से मार और गाली अलग। लो सुनो, मैं तुमको 3 मिनट का माने बतलाता हूँ। फरजन को दिखलाकर सामने चिपकी हुई एक विज्ञापन की तस्वीर पर तुर्रे मारकर वह पेशाब करने लगा। समझे 3 मिनट का माने, हे। हरबोलवा ने देखा स्कूल का फाटक बंद है, छुट्टी है। उसने इधर उधर देखा और पास की नाली में, जहाँ उस दिन छौड़ियाँ सब नहीं, दरबान के डर से उसका 3 मिनट नहीं उतरा। आज जब इधर आ ही गया है तो एक चक्कर मौसी के घर का लगा लेना ठीक होगा। उसने धीरे धीरे अपनी नई गाली पर सुर चढ़ाया। एक फिल्मी धुन, खनगिन का खसम, खनगिन का खसम, खनगिन। गली से बाहर निकलकर उसने देखा उसी का उम्र के कुछ लड़के एक गधे की पूंछ में फटा कनस्तर बांधने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर गधा है चालाक, पूंछ को इस तरह समेट लिया है कि हरबोलवा ने अपने पॉकेट को टटोल कर देखा। हाँ, तार का हुक है। उसने बिन मांगे ही मदद दी। अजी वैसे नहीं होगा, लो यह हुक, इसको रस्सी में बांधकर दुम में लपेट दो, फिर हुक खोंस दो। और यहीं सुदर्शन से उसकी दोस्ती हो गई। गधे के पीछे तालियां बजा बजा कर कुछ दौड़कर बहुत खुश हो गया हरबोलवा का मिजाज। गधा भागा जा रहा है और कनस्तर ठनठना रहा है। सुदर्शन ने कहा, ऐन मौके पर तुम आ गए भला। कहाँ रहते हो? बाप क्या करता है? माँ है? भाई बहन? सुदर्शन ने बतलाया, उसकी सौतेली माँ है, लेकिन बहुत दुलार करती है, मगर बाप कसाई है। असल में उसका बाप ही है सौतेला। माँ ने
नहीं समझे? मेरा असल बाप जब मर गया तो इस बाप ने मेरी माँ को फुसलाकर एक दिन अपने घर बुलाया और दरवाज़ा बंद करके सिंदूर दे दिया मांगने, ज़बरदस्ती। माँ रोने लगी, मगर रोने से क्या है, सिंदूर दे दिया एक बार तो। आखिर मेरी माँ इसी शर्त पर राजी हुई कि सुदर्शन को अपने बेटे की तरह रखोगे तो मैं तेरी बीबी, नहीं तो। ए सुदर्शनवा, तेरा बाप आ रहा है, इधर ही आने दे। हरबोलवा बोला, मैं जाता हूँ, मुझे मौसी के घर जाना है। सुदर्शन ने कहा, ठहरो यार। क्यों बे सुअर, 12 बज गए और तू सड़क पर खचड़ई करता है? सुदर्शन ने कहा, आज छुट्टी है दुकान में। सुदर्शन के कटबाप ने कड़क कर कहा, छुट्टी है तो घर क्यों नहीं गया अभी तक? साले, एक दिन तेरी पीठ की चमड़ी फिर सेंकनी होगी, जा घर जा। सुदर्शन का कटबाप जब मोड़ के पार चला गया तो सुदर्शन ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर मुँह बनाया, मानो चेहरे पर लगी हुई गालियों को पोंछ कर फेंक दिया। फिर बोला, तू कहाँ जा रहा है? मौसी के घर। कहाँ रहती है तेरी मौसी? पगल खनवा के पास। हरबोलवा ने पूछा, और तुम्हारा घर किधर है? किस दुकान में काम करते हो? सुदर्शन ने हाथ से एक और दिखलाते हुए कहा, यहीं गली में पीर साहिब का मज़ार देखा है, उसी के पास। चलो यार, देखें तुम्हारी मौसी का घर, चलो। तुम मेरी मौसी के घर क्यों जाओगे? हरबोलवा नहीं चाहता था कि सुदर्शन, जिससे उसकी जान पहचान नहीं कभी की, ऐसे लड़के को अपनी मौसी के घर ले चले, मगर सुदर्शन तो जोंक की तरह चिपक गया है। कारपोरेशन के सामने पानी का बम्बा बिगड़ा हुआ देखकर दोनों प्रसन्न हुए। पानी का फव्वारा नहाएगा? और तुम? सुदर्शन ने पैंट खोलकर बम्बे के फव्वारे से अपनी देह को ढक लिया मानो। हरबोलवा किंतु आगे पीछे की बात सोचने लगा। फिर अपने पॉकेट से साबुन का एक टुकड़ा निकाल कर ज़मीन पर फेंकते हुए बोला, ज़रा पाजामा साफ कर लें। दोनों बहुत देर तक फव्वारे में नंगे नहाते रहे, बीच बीच में टोटी में उंगली डालकर पिचकारी छोड़ते। लेकिन मोहल्ले के लड़कों को तब तक सूचना मिल गई थी। वे एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हुए दौड़े, धर 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 सालों को। हरबोलवा डरा, मगर सुदर्शन लापरवाही से कुल्ला करता रहा। मोहल्ले के लड़कों का मेट, एक भालू जैसा लड़का, आगे बढ़कर बोला, कहाँ रहता है बे? यहाँ लंगटा होकर नहाए आया है खचड़े। हरबोलवा ने अपने अधसूखे पाजामे को जल्दी जल्दी पहन लिया। सुदर्शन हंसा और सुदर्शन की हंसी ठीक जगह पर जाकर लगी। मेट ने अपनी टोली को सावधान किया, यह साला बड़ा चालू मालूम होता है, होशियार रहना। सुदर्शन ने कहा, तुम्हारा नाम डफाली है ना? आश्चर्य! सुदर्शन के मुंह से अपना नाम सुनकर डफाली के सिर से कदम, कुट्टी, बाल खड़े हो गए। उसकी आंखें गोल हो गईं। बोला, तुम कहाँ रहते हो? तुम कौन? तुमने मेरा नाम कैसे जाना? सुदर्शन बोला, तुम्हारी माँ तुमको साथ लेकर एक दिन हकीम साहिब के दवाखाने में गई थी ना? डफाली का मुंह खुल गया। वह बोला, हाँ। सुदर्शन हंसता रहा। पूर्ववत डफाली ने अपनी टोली के सदस्यों से कहा, अरे यह जान पहचान का है रे। डफाली अपनी टोली के साथ गली में गायब हो गया। तब सुदर्शन बोला, जानते हो, इतना बड़ा हो गया है और बिछावन में पेशाब करता है। हरबोलवा भी हंसने लगा।
इसीलिए भागा ससुर। किंतु आज हरबोलवा की मौसी उसको देखकर जरा भी खुश नहीं हुई। सुदर्शन को देख बोली, और ई कौन है? दीदिया तुमको पीटती है सो ठीक ही करती है। दुनिया भर के लुच्चे लफंगों के साथ इधर उधर मटरगश्ती करता फिरेगा, एक दिन जेल जाएगा। जा घर जा। हरबोलवा की समझ में नहीं आया कुछ। आज मौसी इस तरह अचानक बिगड़ क्यों गई? सुदर्शन ने रास्ते में पूछा, यार वह झोपड़ी के अंदर कौन बैठा था? वही तुम्हारा मौसा है। मौसा? नहीं तो, मौसा तो बरौनी में रहते हैं। तब वो लाल कमीज वाला कौन था? किधर? अरे मैंने झांक कर देखा था, इसीलिए तुम्हारी मौसी धड़फड़ाकर झोपड़ी से बाहर आई थी और तुमको डांटने लगी थी। ओ, हरबोलवा चुप रहा। सुदर्शन बोला, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? तेरी मौसी छिनाल है। धत धत क्या? मैंने झांक कर देखा तो। सुदर्शन की हंसी पर हरबोलवा का चेहरा ठीक डफाली की तरह हो गया, मानो वह भी बिछावन में पेशाब करता हो। और यह बात सुदर्शन को मालूम हो गई। लौटती बार कॉरपोरेशन के सामने वाले बम्बे के पास कुछ देर तक रुके रहे। हरबोलवा ने पूछा, तुम किस चीज़ की दुकान में काम करते हो? दफ्तरी की दुकान में। साला, सड़ी हुई बासी लेई की गंध के मारे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। करेगा काम? कितना मिलता है? मोट 15 रुपये। बस? तो कागज़ पर लेई लगाने का और कितना मिलेगा? 100। बोल, काम करेगा? मखनियाँ कुआं के नुक्कड़ पर कुछ हो गया है। दोनों में दुल की चाल पकड़ी, लेकिन जब वे पहुँचे खेल खत्म हो चुका था। स्कूटर रिक्शा एक्सीडेंट में 2 आदमी घायल हुए थे। दोनों अस्पताल जा चुके थे। दोनों को पछतावा हुआ। हरबोलवा ने उलट कर देखा। सुदर्शन एक बीड़ी की दुकान पर रुक गया है। बीड़ी सुलगाकर वह तेजी से हरबोलवा के पास आया। बीड़ी पिएगा? बीड़ी नहीं पीता। हरबोलवा जब अपने मोहल्ले की ओर जाने लगा तो सुदर्शन का दिल अचानक बुझ गया। उसने हरबोलवा को पुकारा, ए सुनो। हरबोलवा रुका। क्या है? सुदर्शन बोला, तुम्हारे घर चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, बेकार मेरी माँ तुमको भी गाली देगी। तू काम करेगा? बाबू से पूछूंगा। मुझे देरी हो रही है, चलता हूँ। ठहरो जरा यार, सच लगता है तुमसे बहुत दिनों की जान पहचान है। हरबोलवा हंसा। शायद उसकी हंसी ने सुदर्शन को मोह लिया है। उसने पूछा, तुम लकड़ी के कोयले से मंजन करते हो? हाँ, मैं भी करूँगा। हरबोलवा चलने लगा तो सुदर्शन ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर हंसते हुए कहा सुना माफ़ करना भाई। सुदर्शन की आंखों में न जाने क्या दिखा कि हठात हरबोलवा का दिल उमड़ आया। वह रुक गया। उसने उदास सुदर्शन से पूछा, क्या हुआ? साला, आज बहुत मार पड़ेगी तुझे। साला, जब तक मूछ नहीं जमेगी तब तक बालिग नहीं हो सकते, और जब तक नाबालिग रहोगे इसी तरह रोज लत्तम जुत्तम। साला, घर जाने का जी नहीं करता, कहीं भाग चलने का मन करता है। बाकरगंज मस्जिद के पास दोनों बहुत देर तक उदास खड़े रहे, नीम की छाया में। जब तक बालिग नहीं हो जाते रोज लत्तम जुत्तम सहना होगा। साला, सुनो, एक काम करेगा? सलीमा में टन टन भाजा बेचेगा?
सलीमा में टन भाजा? सुदर्शन ने बतलाया, लॉन सलीमा के पास एक टन भाजा कंपनी है। उसमें उसके कई दोस्त काम करते हैं। खूब मौज का काम है यार, मगर जमानतदार ही नहीं मिलता कोई। और बाप साला काहे चाहेगा कि उसका बेटा टन भाजा बेचकर पैसा जमा करे। सुदर्शन ने बतलाया, 20 रुपये महीना, एकदम आज़ादी का काम, और फोकट में सलीमा देखो ऊपर से। सुदर्शन ने अपने बाप से कहा था, मगर सुदर्शन के बाप ने कहा, टन भाजा कंपनी का मालिक 100 रुपये पेशगी देगा। दफ्तरी ने 200 रुपया एडवांस दिया है। सुदर्शन ने हरबोलुआ के कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार भरे सुर में पूछा, बोलना यार, टन भाजा कंपनी में काम करेगा, मगर जमानतदार? उसका इंतज़ाम हो जाएगा। कहाँ? हमारे मोहल्ले में एक अमजद मिस्त्री है, मगर भारी खचड़ा है। सुदर्शन ने थूक फेंकते हुए कहा, यार, एक बार कोई जमानतदार हो जाए, एक बार टन भाजा कंपनी की नौकरी मिल जाए, फिर कौन बाप ले जाता है पकड़कर घर, कौन साला मारता है। मगर अमजद मिस्त्री साला भारी खचड़ा है। खचड़ा है तो जमानत कैसे? सुदर्शन हंसा, खचड़ा है इसीलिए तो जमानतदार होगा। बाकरगंज मोहल्ले के पास ही कहीं शादी के ढोल बजने लगे। दोनों ने एक लंबी सांस ली। हरबोलुआ ने कहा, इस साल खूब लगन है। तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी नहीं? हमारी गली में एक ही रात में 5। सुदर्शन हंसा, मारो यार गोली, शादी? जब तक मूछ दाढ़ी नहीं उगता साला नाबालिग ही रहेंगे हम लोग। चलो अमजद मिस्त्री के घर चलें। हरबोलुआ को हठात लगा, सुदर्शन ही उसका सब कुछ है। सुदर्शन के सिवा इस दुनिया में अपना कोई नहीं। उसका दुख समझने वाला या सुदर्शन के हाथों को हरबोलुआ ने पकड़ लिया। मुझे डर लगता है, लेकिन काहे का डर? बाप, अरे एक बार कंपनी में घुसने तो दे, तब देखना बापों को। एक इधर, इसमें तेल लगावेगा आकर तुम्हारा और हमारा बाप, मौसा मौसी सब, समझे? हरबोलुआ ने हंसकर सुदर्शन के गले में हाथ डाल दिया। तो मिल जाएगी नौकरी? अमजद मिस्त्री को तेल लगाना होगा। लगाएंगे। कंपनी की नौकरी के लिए जो करना होगा करेंगे। अब लौटकर घर नहीं जाना है। थूक है घर को। पक्का? पक्का।